Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video, we will be covering the summary and the questions of chapter 2 of the Indian Contract Act 1872 as per the ICI module. So first, let us discuss the summary. The students may note that the consideration is a price for the promise of the other party and it may either be in the form of benefit और some detriment to the parties. कंसिडरेशन एक ऐसा प्राइस है प्रॉमिस के लिए जो पार्टीज आपस में एक दूसरे से करती हैं और कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि किसी एक पार्टी को बेनिफिट होता है तो किसी दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, यानी कि कोई ना कोई लॉस होता है. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. जो कंसिडरेशन है वो हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पर ही मूव करेगी. द नेक्स्ट इज इट मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है. अगर आपने किसी एक पार्टी ने अपनी कंसिडरेशन पूरी दे दी है तो वो एक एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, और अगर किसी दूसरी पार्टी ने कंसिडरेशन नहीं दी है अपनी, लाइक फॉर एग्जांपल दो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें एक ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, तो जिसने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है वो एक एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, और दूसरी पार्टी जिसका एक प्रॉमिस पेंडिंग है तो उस पेंडिंग प्रॉमिस की जो पार्टी है उसको हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन कहेंगे. पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड प्रोवाइडेड इट मूव एट द प्रीवियस रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर. जो पास्ट कंसिडरेशन है वो भी वैलिड मानी जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, प्रोवाइडेड कि वो कंसिडरेशन भी एज पर द प्रॉमिसर की डायरेक्शंस पर ही दी जाए. इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रॉमिसर इज ऑलरेडी लीगल बाउंड टू डू. कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो लीगली बाउंड टू डू होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने पुलिस केस वाला समझा था जिसमें उन्होंने फाइल को रजिस्टर करने के लिए, दैट इज रिपोर्ट डालने के लिए भी पैसे मांगे थे, बट ही वॉज लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट, सो दैट वाज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी थर्ड पार्टी. जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी या किसी भी थर्ड पार्टी से आ सकती है. इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट, सो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी वैल्यू की आपकी प्रॉपर्टी है या जितनी वैल्यू का आप एक्सचेंज या प्रॉमिस कर रहे हैं उतनी वैल्यू की ही आपकी कंसिडरेशन हो. इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, बट इट मस्ट हैव समथिंग वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. देन कंसिडरेशन हमेशा लीगल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंसिडरेशन ही लीगल है तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. The general rule of law, no consideration, no contract, but there are few exceptional cases where a contract, even though without consideration, is valid. ऐसा जनरल रूल माना जाता है कि बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, बट कुछ ऐसे सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं. स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue, but in some exceptional cases the contract may be enforced by a person who is not a party to the contract. So ये रूल माना जाता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेंजर सू नहीं कर सकता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो थर्ड पार्टी है वो भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर सू कर सकती हैं, उनके ऊपर केस कर सकती हैं. सो नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. The first MCQ says, which of the following statement is false? Consideration must move at the desire of the promiser. This is right. May move from any person. This is also right. Must be illusory or must be of some value. No, the option C is false. Consideration must be real, not illusory. ये हमने पहले ही अपनी consideration की nature पढ़ने के लिए point करा था कि consideration हमेशा real होनी चाहिए, ये illusory नहीं होनी चाहिए. The next question is, consideration must move at the desire of the promiser. This is a very simple point, that consideration always moves at the desire of the promiser or the offerer. Now consideration may be past, present or future. Yes, it can be past, present or future. ये साफ इसकी definition में ही बोला गया है, so the option D, all of the above is correct. The next question is, consideration in simple term means anything in return, something in return, everything in return or nothing in return. The answer is something in return, जिसमें definition दी गई थी quid pro quo की, that is something in return. The next question is, which of the following is not an exceptional to the rule no consideration no contract? इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का? कॉम्पनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज. कॉम्पनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज जो है ये हमारा दूसरे वाले में आता है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है. लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, एजेंसी की कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, और गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी एजेंसी की जरूरत नहीं है. सो बचा क्या? कॉम्पनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज. अगर आपको ये याद भी नहीं होता है तो आप बाकी के ऑप्शंस देखकर भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पास्ट कंसिडरेशन मीन्स. पास्ट कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस शुड मूव टुगेदर. नो. एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन.
consideration is provided prior to the making of the contract or invalid consideration. The answer C is right because consideration जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही दी जा चुकी है, जिसमें हमने एक केस लॉ भी डिस्कस करा था. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी अपने टीचर से सर्विसेज पहले से ले रखी हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले और मैं बाद में उन्हें पे कर रही हूँ, सो दैट इज अ पास्ट कंसिडरेशन. A contract without consideration under section 25 is void, or a contract without consideration under section 25 is valid, क्योंकि इसमें section 25 में इसके exceptionals दिए गए हैं. C, conditions to be fulfilled under section 25. This is okay. Okay, I must say that the answer which is being given here in the module is wrong because it is being mentioned here. See, in page 1.38, the general rule is that an agreement made without consideration is void as per section 25. So this is the general rule. So I think the answer is void, not valid, because a contract without consideration under section 25 is void. But for the purpose of certainty